हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग नए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 स्टेट में ये आपके एक्सरसाइज मेन ग्राफ पर डिपेंड करती है। ठीक है, ग्राफ में डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्राफ बनाना आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को प्रोजेक्ट आगे चल के अगर कोई MBA वगैरह आप करेंगे तो प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। और आगे सीनियर क्लासेस में लगभग सभी क्लास में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इस वजह से आप लोग सीखें कि किस तरीके से ग्राफ हम बनाते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशंस है, कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी सर्वे है, उसको ग्राफ में हम किस तरीके से दिखाते हैं और ग्राफ में दिखाने का मतलब क्या है, ये सारा कुछ आज हम लोग समझेंगे। तो आपका एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपका दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8%, न्यूरो साइक्रेटिक कंडीशंस 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1%, अदर कॉजेज 22%। इसमें नीचे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। ठीक है, इसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइज। ये कहा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन के तहत जो वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइज है, वो बताइए। इसके बाद में थर्ड में दिया है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर any two factors which play a major role in the cause in second part above being the major cause। ठीक है, तो इसमें कहा गया अपने टीचर की मदद से बताइए कि वो कौन से दो फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं कॉज इन पार्ट सेकेंड एबव बीइंग द मेजर कॉज। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात करेंगे इस पर और ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका डेटा दिया हुआ है, डेटा के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ होता है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ होता है। तो उसी तरह से आप भी इस तरह से ये एक्स एक्सेस और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सेस। ठीक है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कॉजेज आपके रहेंगे हॉरिजॉन्टल, इस तरह से इस डायरेक्शन में आप कॉजेज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कॉजेज। और इस डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आप दिखाएंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट। क्या दिखाएंगे? फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो दिखा देते हैं, यहाँ लिख देंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है ना, किसमें? परसेंटेज में। ठीक,
इसके बाद में यहाँ पर देखें परसेंटेज, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर इसे कट लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें अब ये हो जाएगा यहाँ 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये लास्ट आपका 31.8% तक गया है तो उसी हिसाब से देखेंगे। यहाँ अगर ऑन वाई एक्सेस पर अगर हम देखें कि स्केल हमारा क्या होगा तो स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5%। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5%। और जो कॉजेज हैं वो आप इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है, ये आपका है 31.8%। तो 31 करीब इधर जाएगा, इतना है ना। तो आप यहाँ पहले इसको कट कर थोड़ा सा देख लें कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो आपका जाएगा 31.8। 31.8 का मतलब है कि 30 से थोड़ा सा ऊपर। कहाँ पर जाएगा? 30 से थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से। ये आपका हो गया 31.8%। ठीक है, इसमें आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, लिखना भी पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। क्या लिखेंगे? यहीं पर लिख देंगे छोटा छोटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, या इसी में लिख दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, है ना। ऐसे लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। क्लियर? इसके बाद में दूसरा जो है ये कितना परसेंट है? 25.4%। तो 25 तो ये है, थोड़ा सा हल्का से इसके ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 25.4%। 25 से हल्का सा ऊपर रखेंगे, है ना। और ये आपका क्या है? न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। क्या है? न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। आप चाहें तो यहाँ भी लिख लें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूरो साइकेट्रिक PSY। साइकेट्रिक कंडीशंस ऐसे लिख लें क्योंकि उसमें था कंडीशंस। क्लियर? इसके बाद में अगला है इंजरीज। इंजरीज का परसेंटेज कितना है? 12.4। तो 12.4 के लिए आपको 10 के थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, हल्का सा यहाँ तक ऊपर जाना होगा। तो देखिए ये नियर अबाउट आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका कितना है? 12.4%। ये क्या है? इंजरीज। क्या है? इंजरीज। इंजरीज आप लोग इसी में लिख लेंगे,
या इसे लिख लेंगे इंजरीज। ठीक है, इसके बाद में अगला कितना परसेंट, 4.3%। 4.3% कहाँ जाएगा, 5 से भी नीचे रहेगा, नियर अबाउट इतना है ना, ये 4.3% हो जाएगा। और ये है क्या, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। क्या है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है ना, ये देखिए कंडीशंस, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। इसके बाद में आएंगे 4.1 में, तो 4.1 इससे थोड़ा सा कम रहेगा, हल्का सा, ये तो 4.1% आएगा। 4.1% ये क्या है, रिस्पिरेटरी कंडीशंस। क्या लिखेंगे यहाँ, रिस्पिरेटरी कंडीशंस, रिस्पिरेटरी कंडीशंस है ना ये। और लास्ट आपका है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज 22% है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी ये नियर अबाउट यहाँ तक रहेगा, है ना ये, तो ये हो जाएगा 22%। और ये है क्या, अदर कॉजेज, यहाँ लिखेंगे अदर कॉजेज। ठीक है, इस तरह से देखिए आप लोगों का ये बार ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उस डेटा को, कहाँ पर, ग्राफ में। हाँ, ग्राफ कॉपी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने जो एकदम ब्लैंक पेपर वाइट हो उसमें बना लीजिए, बन जाता है आराम से, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ग्राफ पेपर ही हो, लेकिन ग्राफ पेपर हो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो इस तरह से ग्राफ में हम इस डेटा को दिखाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि इस ग्राफ में जो इसको रिप्रेजेंट आपने किया है, रिप्रेजेंट आपने इस डेटा को किया है, तो कहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज, मतलब इसमें कौन सी कंडीशन मेजर है। तो देखिए जिसका पिलर सबसे ऊंचा वही मेजर कंडीशन है, जिसका पिलर सबसे ऊंचा वही मेजर कंडीशन है। किसका पिलर सबसे ऊपर है, देखिए क्या कारण है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो यही मेजर कॉज है, मेजर कॉज यही है। आप लिख देंगे सेकेंड पार्ट के आंसर में सेक्सुअल एंड हेल्थ कंडीशन, नहीं, सेक्सुअल एंड हेल्थ कंडीशन, इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिखें या सेक्सुअल लिखें, एकदम क्लियर है। तो ये मेजर हो गया। इसके बाद में सेकेंड पार्ट अगर इसका देखें तो सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में पूछा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड एबव बीइंग द मेजर कॉज। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो मेजर कॉज है उसके होने के फैक्टर क्या हैं, जो मेजर कॉज है उसके होने के फैक्टर क्या हैं। तो देखो स्टूडेंट्स कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है इसके मेजर फैक्टर दो ही हैं। पहला मेजर फैक्टर जो है वो है कि
अवेयरनेस फीमेल में नहीं थी, जो फीमेल्स थी उनमें अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, है ना। और दूसरा जो कंडीशन है वो मेडिकल फैसिलिटी का ठीक से ना होना था। पहले मेडिकल फैसिलिटी जो थी आज की तरह नहीं थी, पहले मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर थी। ज़्यादातर लोग आसपास जो है लेडीज़ें जो बूढ़ी बुजुर्ग होती थीं उनकी जड़ी बूटी या उस तरीके का ले करके ही अपना वो ट्रीटमेंट करते थे। आज जैसा जो मेडिकल फैसिलिटी जितनी अच्छी है पहले नहीं थी। इस वजह से क्या होता था कि लेडीज़ों के एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते थे और कोई कोई तो ऐसे होते थे कि उनके 8-8, 10-10 बच्चे तक हो जाते थे। ठीक है ना। हमने तो यहाँ तक सुना है कि कोई कोई तो बोल देते हैं कि 15-16 बच्चे हुए। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती क्योंकि हमारे देश में थोड़ा समाज में इस चीज़ को लेकर के है कि मेल फीमेल वाला सिस्टम, हमें तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। और उस चक्कर में क्या होता है कि 5-5, 6-6, 7-7 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, केवल लड़के के ही चक्कर में। और अंत में जब 7-7, 8-8 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, लास्ट में एक लड़का हो जाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए। आप जिसको इग्नोर किए वही कई हो गई। ठीक है ना। तो पहले जो कंडीशन थी वो यही थी कि जो हेल्थ फैसिलिटी जो है यानी मेडिकल फैसिलिटी जो थी उसका बहुत पुअर थी और जो लोगों में जानकारी थी उसका अभाव था। आज के समय में लोगों को जानकारी है, इस वजह से जो लेडीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्दी रहती हैं और अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। एक्सरसाइज नंबर 14.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गिवन बिलो। तो अभी जैसे बातचीत हो रही थी पिछले क्वेश्चन में बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर के, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है कि जो सेक्शन वाइज है वो गर्ल्स और बॉयज़ की क्या कंडीशन थी, यानी 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स थीं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में दिया गया कि इसको ग्राफ में दिखाइए और दूसरे पार्ट में दिया गया इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। मतलब ये क्लास में इस पर डिस्कशन हुआ तो क्या कंक्लूजन निकला ग्राफ के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में सब स्केल जो हम लेंगे स्केल, तो स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 गर्ल्स। ठीक है, 100 गर्ल्स। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो जाएगा 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000। क्लियर। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, ये जो है यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ऐसे लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स
पर 1000 बॉयज, ठीक है, पर 1000 बॉयज। और इस साइड में रहेगा आपका सेक्शन। क्या रहेगा? सेक्शन। इधर सेक्शन रहेगा, है ना। तो अब बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो 940 दिया है। कितना दिया है? 940। तो 940 का मतलब ये 900 है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो देखें यहाँ तक हल्का सा ऊपर रखेंगे इस तरह से, है ना। ये हो जाएगा आपका 940। इसको आप इसके ऊपर लिखते जाएंगे जितना जितना है, फिर हो जाएगा 970। 970 का मतलब हल्का सा इससे ऊपर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 970, ठीक है। इसके बाद में है 920। 920 का मतलब है कि 9 से हल्का सा ऊपर रहेगा इस तरह से। ये हो जाएगा 920, क्लियर। और इसके बाद में 950। तो 950 के लिए ये आपका 9 से हाफ ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो गया 950, ठीक है। इसके बाद में 920। 920 का मतलब इसके इक्वल होगा ये 920। ये यहाँ लिख देंगे 920। इसके बाद क्या है? 930। 930 हल्का सा इससे ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं, है ना, ज़्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा रहेगा। ये हो जाएगा 930। और इसके बाद में लास्ट है 910। 910 का मतलब है कि इस तरह से रहेगा। ये हो जाएगा 910, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए? ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए, ठीक है। अगर आप इसके अंदर भी लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो रेक्टेंगुलर बने हुए हैं इसके अंदर भी आप लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका हो जाएगा नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एसटी, ठीक है। और इसके बाद हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। ये आपका जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ लिखेंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, DISTRICTS, डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद में नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये हो जाएगा नॉन बैकवर्ड
डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा इसको, जगह नहीं है यहाँ। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका रूरल, ये रूरल हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा अर्बन। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा? अर्बन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनके तैयार हो गया ग्राफ। ग्राफ में आप ये जरूर देख रहे हैं एक चीज़, आपको ग्राफ से क्या समझ में आ रही है? ग्राफ से यही समझ में आ रही है कि जो ज़्यादातर डेटा है उसमें आप देखिएगा कि लड़कियों की संख्या लगभग सेम है, लड़कियों की संख्या लगभग सेम है। दूसरी चीज़ एक और आ रही है कि हर एक जगह पर, यहाँ पर आप देखें कोई भी सेक्शन हो उसमें कहीं भी लड़कियाँ लड़कों के बराबर संख्या में नहीं हैं, है ना? लड़कियाँ लड़कों के बराबर संख्या में नहीं हैं। तो जो आप लोगों का सेकंड आंसर है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का नीचे जो दिया हुआ है उसमें आप लिख सकते हैं कि इन ईच सेक्शन, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट इन ईच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स आर नियरली सेम एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच सेक्शन आर लेस देन बॉयज। ठीक है ना? क्या आंसर आपका हो जाएगा? वी ऑब्जर्व दैट इन ईच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स आर नियरली सेम and number of girls in each case in each section are less than the boys also। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। और मैं तो जहाँ तक मेरा मत है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हमारे समाज को आज भी जो लड़के लड़कियों में फ़र्क समझ में आता है वो दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आखिर संतान ही है और अच्छे से उसकी परवरिश करें तो विश्वास रखिएगा दोनों को एक नज़र से आप देखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? बल्कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी सेवा लड़कों से ज़्यादा लड़कियां करती हैं, और अगर आप ज़्यादा लड़के चाहते रहेंगे तो ये भी ध्यान रखें आपको अपने लड़के की शादी भी करनी है ना, तो उसके लिए भी एक लड़की की ज़रूरत होगी। तो जितने लड़के ज़रूरी हैं समाज में उतनी ही लड़कियां भी ज़रूरी हैं। सही मैं बोल रहा हूँ ना? तो ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ फिनिश।